नमस्कार, बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी ऑफिस में नेताओं के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक। चुनावी रणनीति को लेकर मंथन की बात निकलकर सामने आ रही है। पार्टी नेताओं के साथ उनका मंथन जारी है और बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो किसी जगह पर जाएं, वहां पर रुकें। और इतनी व्यस्तता दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री की होती है चुनावी दौर में। तो आज वो यहीं पर रुकेंगे और कल कांकेर में उनकी एक सभा होनी है। शाह का पार्टी नेताओं के साथ मंथन चल रहा है बीजेपी ऑफिस में। बैनर पोस्टर से पटा हुआ ये दफ्तर, सारे स्लोगन। कुछ देर पहले पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री और बाकायदा खुद सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। उसके बाद सीधे बीजेपी दफ्तर। और युगल लगातार उनकी नजर इस दौरे पर बनी हुई है। युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, अब तक क्या कुछ अपडेट? कल चूंकि कांकेर में भी सभा होनी है केंद्रीय गृह मंत्री की। युगल। देखिए ललित, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे हैं और बीजेपी के जो राष्ट्रीय कार्यालय है कुशाभाऊ ठाकरे, वहां पर एक अहम बैठक है वो जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनके इस बैठक में शामिल है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह हैं, वो भी इसमें शामिल है। संगठन से जुड़े हुए जो मंत्री हैं, महामंत्री हैं, वो भी शामिल हैं। मंत्री भी को इस बैठक में शामिल किया गया है क्योंकि द्वितीय चरण के चुनाव अब होने हैं। प्रथम फेज का हो चुका है, एक सीट पर, 3 सीटों पर अब चुनाव होना है। तो ऐसे में खासा ध्यान जो इस चुनाव को लेकर के है केंद्रीय गृह मंत्री का, और किसी भी तरह से कोई कसर वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। और चाहे संगठन स्तर पर हो, चाहे फिर इस तरह के जो ग्राउंड स्तर पर तमाम जो तैयारियां हैं उनका वो जायजा ले रहे हैं। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महती सभा है और यहाँ पर 23 तारीख को 2 दिवसीय प्रवास पर आएंगे। अभी तक के जो शेड्यूल प्रधानमंत्री का जारी हुआ है उसके तहत रात भी प्रधानमंत्री यहाँ रुकेंगे रायपुर में, और उसके बाद अलग अलग जिलों पर अलग अलग सभाओं को वो संबोधित करेंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो फीडबैक भी लिए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो टास्क दिए गए नेताओं को, प्रभारियों को, जो लोकसभा के चुनाव के जिन्हें प्रभारी बनाया गया है, तो धरातल पर क्या स्थिति है। जो 400 पार के जो नारे हैं वो उसमें कहीं कोई अड़चन तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कहीं पर कुछ बदलाव करने की जरूरत है या फिर कुछ ही स्ट्रेटजी में परिवर्तन करने की जरूरत है तो उस पर भी विचार है, वो मंथन है, वो जारी है। और जैसे कि आप जानते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक कुशल रणनीतिकार के रूप में माने जाते हैं। उन्हें इस चाणक्य भी कहा जाता है। तो इससे इसका जो बानगी है वो विधानसभा चुनाव है उसमें भी देखने को मिली। बीजेपी को जितनी सीटों की उम्मीद नहीं थी उससे अधिक सीट बीजेपी ने विधानसभा के चुनाव में जीते हैं। तो अभी तमाम बिंदुओं पर अभी गहन मंथन है, चिंतन है, वो जारी है। हालांकि रात्रि विश्राम कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर गहन चिंतन और मंथन है, लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ पर जारी है और रणनीति है वो अगर लगातार बन रही है। जी युगल, आपने एक शब्द का जिक्र किया कि कहीं कोई अड़चन है क्या? वो ठीक है, लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए, विपक्ष के लिहाज से अब की बार 400 पार इस तरह की बातें करना, लेकिन ये भी तय है कि 2 दिग्गज राजनेता और उसमें से एक वैश्विक राजनेता, उसके भी अगर रायपुर में रुकने का कार्यक्रम बन रहा है। खुद अमित शाह पहुंचे हुए हैं, वो आज रात को रुकेंगे, कल सभाओं के सिलसिले चलेंगे। क्या कोई असहज फीडबैक मिला है पहले चरण का?
देखिए, आप जितने चुनाव को लेकर के अलर्ट रहेंगे, और राजनीति में कहा जाता है कि किसी भी उम्मीदवार को कमजोर नहीं आंकना चाहिए, और उसी के हिसाब से बीजेपी की तैयारी है वो दिख रही है। कुछ स्थानों पर अभी तो फिलहाल ऐसे फीडबैक्स नहीं मिले हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का ये भी कहना है कि कुछ राज्यों में वोटिंग का प्रतिशत है वो कम हुआ है, तो कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी ना हो, तो उसको लेकर के छत्तीसगढ़ में किस तरह के प्रिपरेशन है। हालांकि छत्तीसगढ़ के जो 9 जो बीजेपी के सांसद थे उसमें से 2 को ही रिपीट किया गया है, बाकी सभी नए चेहरे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी छत्तीसगढ़ में फिलहाल किसी तरह से नजर नहीं आता है, लेकिन सावधानी प्रिपरेशन अधिक ज़्यादा बीजेपी यहाँ पर बरत रही है। एक एक सीट को अगर जो देखे जीत को लेकर के वो लगातार मंथन कर रहे हैं और उसमें मेहनत भी कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो इससे साफ है कि छत्तीसगढ़ से अगर 11 से 11 सीट अगर जीत करके बीजेपी के खाते में झोली में जा रही हैं, तो ये बीजेपी के लिए जो एक्स्ट्रा फायदा है वो है। इसके साथ ही साथ तमाम तरह की देखिए चुनाव में स्ट्रेटेजी का बदलाव होता है। कांग्रेस ने भी कई बदलाव किए हैं, तो उसकी वजह से बीजेपी को भी अपने स्ट्रेटेजी में तौर तरीके में भी बदलाव करने होंगे। तो ये तमाम जो तरीका है उसको मद्देनजर रखते हुए उसी रणनीति के तहत एक अहम बैठक है अभी फिलहाल जारी है जी। वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से वो पूरे विषम परिस्थितियों भी बहुत अच्छे तरीके से वो टैकल भी कर सकते हैं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और इधर अगला अपडेट आपको बता दें, इसका जिक्र हालांकि अभी युगल भी कर रहे थे कि 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। 23 अप्रैल को उनका जांजगीर महासमुंद में कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी सभाएं लेंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। 23 अप्रैल को राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर राजभवन में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 24 अप्रैल को सरगुजा में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होनी है। छत्तीसगढ़ के प्रचार रण में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उतरेंगे। कल मुंगेली में जेपी नड्डा चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हाईस्कूल मैदान में चुनावी सभा होगी। इसकी तैयारियों का जायजा लेने डेप्यूटी सीएम अरुण साव मौके पर पहुंचे और तैयारियों को देखा। इधर दुर्ग में कल जेपी नड्डा की सभा होनी है। जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियां पूरी हो गई हैं। भिलाई के आईटीआई मैदान में यह सभा होगी। 15,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। गर्मी को देखते हुए खास इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि गर्मी से कोई अप्रिय स्थिति ना बने। जो सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, 15,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन होना हमारे लिए गर्व की बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को और पूरी जनता जनार्दन में जोश भरेंगे। राष्ट्रीय नेता आते हैं तो निश्चित रूप से जो चुनाव हैं उसमें गति मिलती है, उनका मार्गदर्शन मिलता है और इससे जो जीत के रास्ते प्रशस्त होते हैं। और ये हम सब के लिए सौभाग्य है कि कल 22 अप्रैल सोमवार को 1 बजे आईटीआई ग्राउंड पावर हाउस भिलाई में पधार रहे हैं। इधर बिलासपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ अयोध्या में साक्षात प्रभु राम विराजमान हो गए और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य भी हो गया। अयोध्या में तो जय जय श्री राम लगता है जैसे त्रेता युग का प्रभु राम का युग स्वयं साक्षात अयोध्या धाम में आ गया। एक तरफ अयोध्या में प्रभु राम साक्षात विराजमान हो गए हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है भी हो गया है ना। इधर छतरपुर में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। दरअसल मंच से
फिसलते फिसलते बचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आसपास खड़े नेताओं ने तत्काल उन्हें सहारा दिया और फिर उसी सहारे से उन्हें नीचे उतारा गया। दरअसल सीएम का एक कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान मंच हिलने लगा। हर किसी को मंच पर चढ़ना होता है, मंच प्रिय जो स्थानीय नेता होते हैं, और उस दौरान सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद थे और उसी दौरान ये मंच पूरी तरह हिल गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनावी अभियान जारी है। गुना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस के शासनकाल में हर तरफ भ्रष्टाचार और आतंकवाद था। आज कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के लोग आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। क्या किया कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, क्या किया कांग्रेस ने देश में? प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचारी चल रहा था सरेआम। लाइसेंस चाहिए तो, मुआवजा राशि चाहिए तो, राशन चाहिए तो, पेंशन चाहिए तो, आवास योजना चाहिए तो। 2020 में मैंने सरकार को गिराकर उनके पैसे बनाने मशीन का तारीख काट दिया। और अब लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस ने भी अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सतना पहुंचे, जहां कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला। हमेशा कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त दे रहा हूं। कहां से दे रहे भाई? अरे हमारा तो कानून है, उस कानून के मुताबिक तो हम देते गए। तुमने 5 केजी ऐड किया और बोल रहे मैं मुफ्त दे रहा हूं। मुफ्त क्या दे रहे? अरे दिए तो सिलेंडर भी वापस ले रहे हो, गैस सिलेंडर। इधर रायपुर में अदालत ने अशोका बिरयानी के संचालक को जेल भेज दिया है। कृष्णकांत तिवारी 4 मई तक रिमांड पर इसे जेल भेजा गया है। 2 युवकों की गटर में मौत हो गई थी, सफाई के लिए उतरे थे। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और अब जो संचालक है, अशोका बिरयानी का संचालक, उसे गिरफ्तार किया गया है। और शराब घोटाला केस में ईडी ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया। टुटेजा को कोर्ट ने 1 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को शनिवार को हिरासत में लिया। दोनों से लंबी पूछताछ के बाद अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया गया। दरअसल अल सुबह 4 बजे गिरफ्तारी दिखाई गई, तो वो आज में काउंट होगी और गिरफ्तारी शो कर दी गई और इधर बेटे यश को छोड़ दिया गया। शराब घोटाला केस में 8 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ECIR को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश समेत 6 आरोपियों को राहत मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 दिन बाद ही इस केस में EOW की FIR को आधार बनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने नई ECIR दर्ज की थी। आबकारी घोटाले में अनिल टुटेजा को 1 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है और आप देख सकते हैं इस वक्त अनिल टुटेजा हैं, वो बाहर आ रहे हैं और ईडी ने गिरफ्तार किया है शराब घोटाले मामले में और अब उन्हें जेल भेजा जा रहा है। और ये तीसरी गिरफ्तारी कही जा सकती है। इससे पहले जो EOW ने AP त्रिपाठी को, अनवर ढेबर को और अरविंद सिंह को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये ईडी ने गिरफ्तारी ये यहाँ पर फिर नई ECR दर्ज होने के बाद की है और अब उन्हें जेल भेजा जा रहा है।
चूँकि अभी आज छुट्टी का दिन है, अवकाश का दिन है, इसलिए जो स्पेशल कोर्ट है ईडी की वो नहीं खुली है और इसकी वजह से आज प्रथम श्रेणी न्यायालय में उन्हें पेश किया गया है और एक दिन की रिमांड पर, न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और तबीयत ठीक होने के बाद कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि वह बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर्स की सलाह पर इलाज अभी जारी है। मई के पहले हफ्ते से वो संभवतः फिर कथा करेंगे। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा ने लोगों से लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। सिद्धपुर के कुबरेश्वर धाम के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा इस समय हमारे साथ मौजूद है। हम सब जानते हैं कि शिव की होली के दौरान उनके साथ एक छोटा सा हादसा हुआ था। महाराज साहब, ये किस तरह का हादसा हुआ था और कितनी दिक्कतें? देखिए, होली का आयोजन था आष्टा में, उसमें कोई भगत लोग होंगे, श्रीफल भेंट करने के लिए हुआ होगा, तो लग गया था। अब ठीक है, परंतु बाबा की कृपा दृष्टि है और सब सरल से, आनंद से, स्वस्थ हैं, पहले से बहुत आराम है। शीघ्र व्यासपीठ पर बाबा की कथा का वाचन करेंगे, यही बाबा से। महाराज, कब से कथा शुरू करेंगे? मई के महीने में बाबा की कृपा से कथा प्रारंभ करेंगे। बहुत सारे देश विदेश के अभी भी जो आपके भक्तगण हैं वो उद्वेलित हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस नहीं कहना चाहूँगा, मैं स्वस्थ हूँ, बाबा की कृपा है, शीघ्र और जल्दी आराम लग जाएगा और आप लोगों के बीच में जल्दी से ही शिव महापुराण की कथा का आनंद लेने के लिए। भारत देश में लोकतंत्र का पर्व चुनाव चल रहा है, मतदान की अपील को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इतना ही निवेदन करना चाहूँगा संपूर्ण देशवासियों से, ये हमारा अधिकार है मत देना और अपने आनंद के साथ वोटिंग करिए और बड़े उत्साह के साथ में अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने के लिए प्रेरित करिए और अपने क्षेत्र में जहां पर वोटिंग केंद्र है वहां पर जाइए और वोट अवश्य दीजिए, जिससे हमारा पूर्ण तरह से लोकतंत्र मजबूत हो और आनंद का विषय। तो हमने देखा कि बाबा ने बहुत सहजता के साथ ये बात कही है कि एक छोटा सा हादसा था, वो उभर चुके हैं और बहुत जल्दी वो व्यास गादी पर फिर से शिव भक्तमय कलयुग को जो है शिव युग बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रदीप मिश्रा, न्यूज 18 सीओ। इधर बस्तर में तेज बारिश और अंधड़ के चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ। नगरनाल इलाके में मक्के की फसल तबाह होने की खबर मिल रही है। किसानों ने अपनी बर्बाद फसल के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। अचानक से बदले मौसम के चलते किस तरह की स्थितियां बनी वो इन तस्वीरों में देखिए। शाम को आंधी तूफान आया, उससे भी पूरा खत्म हो गया। कितने का है? इसमें मेरा खुद का 2.5 एकड़ है और 1.5 एकड़ मैं ठेका में कमाया हूँ। कितना नुकसान है? नुकसान इसमें लगभग 1 लाख से ऊपर हो गया है नुकसान। हम लोग तो बैंक लोन लेके ही काम करता हूँ, बैंक लोन पटाना मुश्किल हो जाएगा। इधर सीहोर में भी मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश के साथ ओले गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। ओलावृष्टि की वजह से कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है और सबसे ज़्यादा फसलों पर इसका बुरा असर पड़ा है। चूँकि तेज़ रफ्तार से हवा भी चल रही थी और इस बारिश और ओलावृष्टि ने इस तरह से कार पर पेड़ गिर गए हैं और कई घरों को नुकसान पहुंचा है, फसलें भी खराब हुई हैं।